दिल्ली में एक जगह पड़ती है करवाल नगर, और इसी करवाल नगर में शहीद भगत सिंह कॉलोनी के अंदर एक परिवार रहा करता है। और इसी परिवार के अंदर इस परिवार की जो एक तरीके से मुखिया कहें, जिनका नाम राम प्यारी है, वो सुबह के तकरीबन 7 बजे के आसपास, क्योंकि घर पर कोई शख्स मौजूद नहीं था, तो इनके घर में इनकी जो बहू थी जिसका नाम था जयश्री, ये उसको उठाने के लिए उसके घर पर पहुंचती हैं। लेकिन जैसे ही उसके कमरे में ये पहुंचती हैं तो जो राम प्यारी होती हैं उनकी चीखें निकल जाती हैं। दरअसल जो जयश्री थी वो ज़मीन पर अचेत पड़ी हुई थी और उसकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था आशिका, उम्र लगभग इसकी 8 वर्ष के आसपास थी। जो पोती थी इनकी वो भी बेड पर बिल्कुल अचेत पड़ी हुई है। एक का नाम इशिका था जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष के आसपास थी, वो भी बिल्कुल अचेत पड़ी हुई है। लिहाजा उसके बाद में जब इस तरीके का ये नज़ारा, ये दृश्य, ये महिला राम प्यारी देखती है, वो घबरा जाती है। घबराने के बाद में ना चाहते हुए भी उसके मुंह से चीख निकल जाती है। दोस्तों, जब उसके मुंह से चीख निकलती है, अचानक से जब इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होते हैं। देखते क्या है कि घर में जो महिला जयश्री है वो मृत पड़ी हुई है, और उसके बाद में अंशिका एक नाम है एक लड़की का, वो भी मृत पड़ी हुई है, और साथ के साथ ईशिका जो 5 वर्ष की है वो भी मृत पड़ी हुई है। लिहाजा इस बात की इन्फॉर्मेशन तुरंत पुलिस को दी जाती है। पुलिस पहुंचती है, तीनों डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, पूछताछ करती है कि इस महिला के और इन 2 बच्चों के साथ में कौन था। तो बताया जाता है कि इनके पिता प्रदीप, उनकी उम्र लगभग 29 वर्ष के आसपास है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो तुरंत प्रदीप को अरेस्ट करती है, और जब प्रदीप को अरेस्ट करती है तो प्रदीप से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने अपनी बच्चियों और अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया। तो शुरुआत में तो प्रदीप नानुकुर करता है, लेकिन जब पुलिस पूछताछ करती है तो प्रदीप बताता है कि उसे उसकी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसकी वजह से इसी शुक्रवार को वो लौट के आया और किसी बात को लेकर उसके और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। और जब उसके और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ तो झगड़ा कुछ इस कदर आगे बढ़ गया कि प्रदीप ने अपनी पत्नी जयश्री की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसकी दोनों बच्चियां बेड पर सोई हुई थीं उस समय जब ये घर से भागने को होता है, लेकिन उसी समय इसके जहन में आता है कि पत्नी तो अब मर चुकी है, तो बच्चियों का भी वो क्या करेगा। इसलिए पहले अपनी बड़ी बेटी अंशिका का गला घोंटता है, उसके बाद में अपनी छोटी बेटी इशिका का गला घोंटता है, और उसके बाद में दरवाज़ा बंद कर ये वहाँ से 9-11 हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, जब इस बात की खबर जयश्री के घर वालों को बुलंदशहर, जो डिबाई इलाके की वो रहने वाली थी, वहाँ पहुँचती है, तो जयश्री के जो माता पिता और जो भाई वगैरह होते हैं उनके तो एकदम से पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है। ऐसे में राखी बांधने के लिए जयश्री घर पे आने वाली थी। जयश्री अपने 3 भाइयों में इकलौती बहन थी, और उनका कहना था कि जब से उन्होंने अपनी बहन की शादी प्रदीप के साथ में की थी तो प्रदीप अक्सर उसकी बहन को मारा तोड़ा करता था, कई बार तो घर से भी निकाल दिया करता था। हम लोग समझ रहे थे कि नॉर्मल सी लड़ाई है, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आगे चलकर शायद ये चीज़ें ठीक हो जाएं, मगर वो प्रदीप ऐसा निकलेगा इस बात की हमें खबर नहीं थी कि वो हमारी बहन की हत्या ही कर देगा। प्रदीप और उसके भाइयों के खिलाफ जो जयश्री के घर वाले होते हैं वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं, और हत्या का केस इन्हीं लोगों के ऊपर दर्ज कराया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रदीप की माँ है वो कहती है कि मेरे पति की डेथ के बाद में मेरे 3 बच्चों ने मंडी में कामकाज शुरू किया था, सब्जी वगैरह का, ठेकेदारी का, और उसके बाद से मुझे लग रहा था कि मेरे बेटे प्रदीप और उसकी पत्नी के बीच में मामूली सी अनबन है, लेकिन इतना कुछ हो जाएगा इसके बारे में हमें पता नहीं था। बहरहाल दोस्तों, ये कहानी मैंने आप लोग को शुरू में इसलिए बताई कि आज के ज़माने में न जाने कितने ही ऐसे दरिंदे लोग हैं जो महज शक के बिना पर अपने परिवार को उजाड़ लेते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि प्रदीप को महज एक शक था कि उसकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है, जबकि उसके पास में इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं था, और अगर प्रूफ होता भी तो क्या वो उसकी हत्या कर देता। ये चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये कहानी सुनाई है, ताकि कोई भी इंसान क्राइम करने से बच सके और उसके अंजाम को समझ सके। तो चलते हैं दोस्तों, अब सीधा इस कहानी का रुख कर लेते हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी कुछ इस तरीके से रिश्तों को तार करती है कि सुनने और सुनाने पर कानों पर यकीन नहीं होता कि आखिरकार कोई इतना ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है। दरअसल आज की कहानी की शुरुआत होती है नोएडा से। दरअसल 26 जून साल 2023, और 26 जून साल 2023 को नोएडा के अंदर एक जगह पड़ती है सरफाबाद। यहाँ पर सुबह सुबह लोग अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की नज़र पड़ती है कि सरफाबाद में ही एक नाले के अंदर एक अजीब तरीके का बोरा पड़ा हुआ है। और ये जो अजीब तरीके का बोरा पड़ा हुआ है, इसका मुंह जो है वो सूजे से सिला गया है, यानी इसमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि संदिग्ध हो। इसलिए जो लोग वहाँ पर सरफाबाद के आसपास के लोग थे वो नाले के पास इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद में तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं। अब दोस्तों पुलिस पहुँचती है। पुलिस पहुँचने के बाद में लोगों की मदद से जो बोरा उस नाले के अंदर पड़ा हुआ था उस बोरे को बाहर निकालती है,
और दोस्तों जिस बात का शक था वही होता है। जैसे ही इस बोरे को खोला जाता है तो उस बोरे के अंदर से एक डेड बॉडी बरामद होती है। अब पुलिस उस डेड बॉडी को देखकर चौंक जाती है कि आखिरकार इस बोरे के अंदर डेड बॉडी कहाँ से आई, किसने फेंकी, कौन है ये व्यक्ति। ये सारे ही चीज़ों के जो सवाल थे ये पुलिस के जहन में थे। उस डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। पूरे आस पड़ोस के जितना भी क्राइम सीन था उसको बहुत बारीकी से सील करने के बाद में ये देखा जाता है कि कहीं पर किसी के खिलाफ कोई सबूत यहाँ पर छोड़ा गया या फिर नहीं छोड़ा गया। लेकिन कातिल शायद बहुत चालाक था, क्योंकि इस व्यक्ति की शनाख्त के लिए ना तो वहाँ पर कोई आईडी कार्ड मौजूद था, न कुछ ऐसा प्रूफ, न कोई ऐसा एविडेंस इस व्यक्ति के कपड़ों से मिलता है जिससे इस व्यक्ति की कम से कम शनाख्त की जा सके। लिहाजा सरफाबाद के आसपास के जितने भी घर थे, जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, उन सारे ही लोगों से पुलिस पूछताछ करती है। उनसे पूछा जाता है कि तुम में से कोई व्यक्ति क्या इसको जानता है क्या। लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर थे वो कहते हैं कि साहब पहले तो हमने इस तरीके के व्यक्ति को या फिर इस हिसाब से हमने यहाँ पर किसी को नहीं देखा और ना इस व्यक्ति को हम जानते हैं। अब दोस्तों पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल थी, क्योंकि किसी भी डेड बॉडी को पुलिस अगर पाती है तो सबसे पहले डेड बॉडी की शिनाख्त करती है, और अगर डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है तो फिर उस केस को खोलना पुलिस के लिए बहुत आसान होता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस के लिए कॉम्प्लिकेशन ये थी कि ना तो इस डेड बॉडी की शिनाख्त हो पा रही थी और ना डेड बॉडी के पास में किसी तरीके का कोई सबूत छोड़ा गया था। अब लिहाजा पुलिस उसके बाद में आस पड़ोस के थाने जो होते हैं उन सारे ही थानों में खबर भिजवा जाती है, और उसके बाद में जो एसपी सैत्या गोयल जी होते हैं वो एक टीम का गठन करते हैं और दिल्ली एनसीआर में आसपास के जितने भी थाने होते हैं उन थानों में सब में सूचना भिजवाई जाती है और फोटोग्राफ्स भिजवा दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम में से कोई भी किसी भी पुलिस थाने के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई हो और वो व्यक्ति अगर ये हो तो इस बात की सूचना हमें दी जाए। अब पुलिस इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इसी बीच में पुलिस को सूचना मिलती है इंदिरापुरम थाने से, जो कि गाज़ियाबाद में है। इंदिरापुरम थाने से सूचना मिलती है कि एक महिला ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसके पति का नाम पप्पू सिंह है, और जिस महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है उस महिला का नाम मनीषा है। लिहाजा पुलिस जो थी वो तुरंत वो मनीषा जो होती है उसको बुलाती है। बुलाने के बाद में जो डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी की शिनाख्त कराई जाती है। जो मनीषा होती है वो अपने पति की डेड बॉडी की शिनाख्त करती है और पति की डेड बॉडी देखने के बाद में दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है। दोस्तों कोई भी महिला अगर उसका पति और उसकी किसी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाए तो फिर उसके ऊपर क्या बीत रही होगी ये तो वही महिला ही जान सकती है। लिहाजा मनीषा के दर्द का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था। मनीषा जो कि रहने वाली बिहार की थी, उसका पति जो था वो बिहार का रहने वाला था और यहाँ पर रह रहे थे ये लोग, बिहार वैशाली के रहने वाले थे, यहीं पर रहकर कामकाज किया करते थे। तो ऐसे में पति की हत्या हो जाना, महिला एक तरीके से पूरी तरीके से अनाथ हो चुकी थी, उसके सर पर उसका पति नहीं था और 13 साल का इसका बेटा भी था। अब महिला जो है पुलिस से कहती है कि साहब मेरे पति की हत्या किसने की है मुझे इसके बारे में सूचना नहीं है, लेकिन जिसने भी मेरे पति की हत्या की है वो पुलिस की गिरफ्त से बचना नहीं चाहिए। अब पुलिस जो थी वो तुरंत उस डेड बॉडी को चूँकि पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद में इस महिला से ये पूछा जाता है कि तुम्हारे पति की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या, किसी से कोई रंजिश थी क्या। और आजकल के ज़माने में किसी के साथ में कोई नज़दीकी या कोई अवैध संबंध वाली बात तो नहीं थी, क्योंकि इस तरीके से भी बहुत सारे कत्ल होते हैं। तो ये जो महिला थी जिसका नाम मनीषा था ये कहती है कि उसके पति पप्पू सिंह बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, ना हमारी किसी के साथ में कोई दुश्मनी, ना किसी के साथ में कोई रंजिश, ना किसी के साथ में कभी कोई मनमुटाव हुआ। तो हो सकता है कि मेरे पति आ गए हों और उसके बाद में किसी ने लूटपाट करने के इरादे से उनकी हत्या करती हो। अब चूँकि पुलिस जो थी वो यहाँ पर मनीषा के तमाम बयान दर्ज कराती है। बयान दर्ज कराने के बाद में पुलिस इस पूरे केस के अंदर पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले जो पप्पू सिंह थे उसके घर वालों को भी सूचना भिजवाई जाती है बिहार, और उनसे भी पूछताछ की जाती है। वो भी यही कहते हैं कि साहब हमें तो कुछ नहीं पता, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी ना रंजिश है। अब ऐसे में उनके बेटे की कौन हत्या करेगा इसके बारे में नहीं पता। लेकिन इस बीच में पुलिस अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से छानबीन कर रही है। दोस्तों पुलिस के पास में हालांकि कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ये चाह रही थी कि भले ही ये मर्डर ब्लाइंड मर्डर है, लेकिन कम से कम अगर मर्डर हुआ है तो कातिल का पता चलना चाहिए। अब ऐसे में पुलिस जो थी बार बार इस मनीषा को बुलाती है, बार बार इससे पूछताछ करती है। कई बार मनीषा आती, कई बार बहाने कर देती। अब जब मनीषा जो थी पुलिस थाने आने के लिए जब ये टाल मटोल करने लगती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को अब मनीषा के ऊपर शक होता है। जब मनीषा के ऊपर शक होता है तो पुलिस जो थी मनीषा को उठाती है और उठाने के बाद में इसका जो मोबाइल नंबर था उस मोबाइल नंबर को तुरंत एक तरीके से उसका जो CDR था उसको निकलवाती है और इधर मनीषा से पूछताछ करती है।
मनीषा से पूछताछ की जा रही थी और जो मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाता है उसमें पता चलता है कि मनीषा किसी पंकज सक्सेना के नाम से जो नंबर रजिस्टर्ड है उससे लगातार बात कर रही है, यानी किसी पंकज सक्सेना की टच में है। लिहाजा पुलिस को अब सबूत तो मिल चुका था, क्योंकि जिस दिन ये गायब हुआ था जिसका नाम पप्पू सिंह था, उस दिन भी मनीषा की इस नंबर पर लगातार बात हुई है। लिहाजा अब जो पुलिस थी तुरंत इस मनीषा के साथ में सख्ती दिखाती है, और जब इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो थोड़ी देर तक तो मनीषा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में मनीषा पुलिस के सामने टूटती है, और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद में तमाम ऐसे रिश्ते जो पति पत्नी वाले होते वो शर्मसार हो जाते हैं। दरअसल मनीषा बताती है कि उसकी शादी साल 2008 में पप्पू सिंह के साथ में हुई थी, और शादी होने के बाद में ये लोग बिहार के वैशाली में रहा करते थे। अब चूंकि वैशाली में रह रहे थे तो थोड़े समय के बाद मैंने एक बेटा हो जाता है, लेकिन वैशाली में इतना कामकाज नहीं हुआ करता था, इसलिए घर परिवार की जो खर्चे थे वो लगातार बढ़ रहे थे, और कहीं ना कहीं पप्पू के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा था। इसलिए हम दोनों पति पत्नी डिसाइड करते कि हम लोग यहाँ से निकलें और कहीं ऐसी जगह चलें जहाँ पर काम ज़्यादा हो। इसके बाद में हम लोग गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम का रुख करते, और यहीं पर आकर उसके पति जो थे वो मेहनत मजदूरी किया करते थे, मैं जो थी वो घर पे थी। कुछ दिनों के बाद में मुझे भी लोगों के यहाँ बर्तन धोने का काम मिल गया। सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उसकी भी अच्छी शिक्षा चल रही थी, सारी ही चीज़ें ओके तरीके से चल रही थी। लेकिन एक बिल्डर के यहाँ मैं बर्तन धोने के लिए जाती थी, और वहीं पर ये जो व्यक्ति था पंकज सक्सेना, ये भी कामकाज के लिए आया करता था। उसी दौरान इसकी मुलाकात जो थी मनीषा की पंकज सक्सेना से होती है। दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बनती हैं, नज़दीकियाँ प्यार में बदलती हैं, और प्यार नाजायज़ ताल्लुकातों में बदल जाते हैं। अब आए दिन जब कभी भी जो पप्पू सिंह था अपने घर से बाहर जाता, बेटा स्कूल जाता, तो जो मनीषा थी तुरंत पंकज सक्सेना को अपने घर बुलाती, और दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते। ये सारी ही चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। लेकिन एक दिन जो पप्पू सिंह था ये अपने काम पर गया हुआ था, लेकिन काम से जल्दी लौट आता है, और जैसे ही ये अपने घर जल्दी लौट कर आता है तो अपना गेट जो था वो खुला पाता है। अब जब गेट खुला पाता है तो अपनी पत्नी को देखने की कोशिश करता है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि गेट खुला छोड़ गई हो और कहीं बाहर चली गई हो। लेकिन जैसे ही ये अंदर पहुंचता है तो इसकी पत्नी मनीषा जो थी वो जल्दी जल्दी में शायद गेट बंद करना भूल गई थी, क्योंकि वो अपने प्रेमी पंकज सक्सेना के साथ में इंटीमेट हो रही थी। और जब पप्पू सिंह अपनी पत्नी को रंगे हाथों पंकज सक्सेना के साथ में पकड़ता है तो वो आग बबूला हो जाता है, और इस बार ये अपनी पत्नी की काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर देता है, और साथ के साथ पंकज सक्सेना को भी काफ़ी ज़्यादा डांटता डपटता है, और कहता है कि आइंदा से इस एरिया में तुम दिख भी मत जाना। अब दोस्तों इस बात को लेकर ये अपनी पत्नी मनीषा के ऊपर बंदिशें बिठाता है, उसको कहीं बाहर आने जाने से अब रोकने लगा था। लेकिन जो मनीषा थी उसके ऊपर इश्क का भूत सवार था, और वो किसी भी हाल में अपने प्रेमी पंकज सक्सेना से मिलना चाहती थी, उसके साथ में इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन मिले तो मिले कैसे, इधर जो पप्पू सिंह है उसने अपनी पत्नी के ऊपर बंदिशें लगा रखी हैं। इसलिए जो मनीषा थी ये पंकज सक्सेना के साथ में अपने पति की हत्या की प्लानिंग करती है। लेकिन हत्या की प्लानिंग तो हो चुकी थी, लेकिन हत्या की प्लानिंग ऐसी होना थी कि ये लोग कभी भी पकड़े ना जाएं, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब इस तरीके से ये लोग प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग के तहत जो पंकज सक्सेना था ये पेट्रोल पंप के पास में जो न्यायखंड 2G 625 में एक कमरा लेता है किराए का, और वहीं पर रहने लग जाता है। उसके बाद में ये वापस से पप्पू सिंह से दोस्ती करता है, अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और अपने रिश्ते बहाल करने की बात कहता है। अब चूंकि जो पप्पू सिंह था वो शराब पीने का आदी था, इसलिए जो पंकज सक्सेना था वो अपने एक दोस्त पप्पू को भी अपने साथ मिलाता है, और उसके बाद में ये 24 जून साल 2023 को इस पप्पू सिंह को अपने घर पर शराब पीने के लिए बुलाता है। अब पप्पू सिंह बेचारा, उसे नहीं पता था कि मैं वहाँ पर पहुँचूंगा तो क्या होगा। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो उसके दोनों दोस्त यानी पंकज सक्सेना और पप्पू, ये दोनों इंतज़ार कर रहे थे। ये तीनों लोग मिलकर खूब ज़्यादा शराब पीते हैं। पप्पू सिंह को बहुत ज़्यादा शराब पिलाई जाती है, और उसी समय ये जो मनीषा थी ये भी उसी कमरे पर पहुँच जाती है। अब जब मनीषा उस कमरे पर पहुँचती है तो पप्पू सिंह अपनी पत्नी को वहाँ पर देखकर घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये आखिरकार यहाँ पर क्यों आई है। ये कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, इससे पहले ही मनीषा और उन दोनों साथियों के साथ मिलकर पप्पू सिंह के ऊपर हमला कर देती है। पहले तो गला दबाकर वहीं पर हत्या करती है। हत्या करने के बाद में उसकी डेड बॉडी को वहीं से छोड़ते हैं ये लोग, और उसके बाद में कमरे को वहाँ से बाहर से लॉक करते हैं, और उसके बाद में वहाँ से अपने कमरों पर चले जाते हैं। अपने कमरों पर जाने के बाद में जो मनीषा थी ये वहाँ पर पूरा दिन रहती है। उसके बाद में शाम के वक्त जो ये व्यक्ति था जिसका नाम पंकज सक्सेना था, ये पप्पू सिंह की ही स्कूटी लेकर निकलता है, और रात के समय ये अपने दोस्त पप्पू के साथ मिलकर उस पंकज सक्सेना के साथ और पप्पू जो थे पप्पू सिंह की डेड बॉडी को सरफाबाद में एक बोरे में भरकर फेंक आते हैं।
और उसके बाद में ये आकर मनीषा को बताते हैं कि हमने डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन दोस्तों जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो यकीनन लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार कोई इतना कैसे गिर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक 13 साल का बच्चा था और उसकी कोई भी गलती नहीं थी और आज वो अनाथ हो चुका है। उसके बाप का साया जो है उसके सर से छिन चुका है। माँ जो है वो अपनी तमाम ज़िंदगी जेल में गुजारेगी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें राजेश कुमार लिखते हैं शेर बहुत प्यारा सा लिखते हैं और ये लिखते हैं ज़िंदगी इश्क में गुलाम हो जाती है, बेवफाई सरेआम हो जाती है, मोहब्बत करो तो पैसा कमा लेना दोस्तों क्योंकि गरीबी में अक्सर मोहब्बत नीलाम हो जाती है। शाहवेज़ मलिक वेरी नाइस स्टोरी राजेश ठाकुर हरियाणा से। तो राजेश ठाकुर जी हरियाणा से हमें हमेशा एक बेहतरीन शेर के साथ हमारी वीडियो पे कमेंट्स करते हैं। मंसूरी भाईजान लिखते हैं मलिक साहब रात 8 बजे का शाम टाइम जो है वो सही है, इंशाअल्लाह आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। तो शुक्रिया मेरे भाई क्योंकि दिन छोटा हो रहा है। राधेश्याम शर्मा है लिखते हैं, राधेश्याम शर्मा जो है सिरसी जयपुर से लिखते हैं और कहानी सुनते हैं हमारी रात 8 बजे का समय, इन्होंने भी ठीक बताया, शुक्रिया आपका। एस के खान लिखते हैं शुक्रिया मलिक भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एस के खान आगे लिखते हैं स्टोरी अच्छी है, अंदाज़ भी अच्छा है भाई, आप सलामत रहे, शुक्रिया आपका। तो एस के खान जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी लिखते हैं 8 बजे का समय भी ठीक है भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाहरा बुलंदशहर से। तो हमारे ये बहुत प्रिय व्यूवर्स हैं, बहुत पुराने व्यूवर्स हैं, तो शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं मलिक भाई आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत ही अच्छा है, 700 एपिसोड पूरे होने की अग्रिम बधाई। तो अभी 700 एपिसोड हुए नहीं, आज शायद के 698वां एपिसोड है, शुक्रिया आपका, खैर एडवांस में आपने विश किया। अंसारी सुहेल लिखते हैं मलिक साहब सलामत रहिए, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, आजकल हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, अल्लाह लोगों को हिदायत फरमाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। फिरोज़ बानी जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी किसी का मर्डर करने की बजाय अलग होना बहुत ही बेहतर है, शुक्रिया आपका, अच्छी बात कही आपने। खान अकील है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहवेज़ भाई 8 बजे सही है, कहानी का टाइम बहुत अच्छा है, शुक्रिया मेरे भाई। फरजाना सिद्दीकी हैं लिखते हैं सो सैड इंसिडेंट, शुक्रिया आपका। उसके बाद में सैयद आदिल हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई बस यही दुनिया का हाल है, तो बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया आपका। राज भारत है लिखते हैं वी लव यू, शुक्रिया मेरे भाई। मंसूरी भाईजान जी का कमेंट्स है और उसके बाद में फिरोज़ बानी है लिखते हैं मज़ा आता है आपको सुनकर, शुक्रिया मेरे भाई। सिद्दीक अहमद हैं जिनके कहने पर हमने रात 8 बजे का शो शुरू किया है और ये लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी दुकान खोलने वाले दुकानदार ज़्यादा ग्राहकों की सर्विस दे देते हैं, यानी ज़्यादा ग्राहकों को सर्विस दे देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में मोहम्मद इमरान है लिखते हैं, मोहम्मद इमरान फ़तेहपुर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। साहिल जी हैं, इनका नाम शाहबुद्दीन है, हमारी कहानी को सुनते हैं, शुक्रिया आपका। एस के खान लिखते हैं 8 बजे का टाइम सही है, व्यूवर्स बढ़ेंगे इंशाल्लाह, शुक्रिया भाई, शुक्रिया मेरे भाई। फिरोज़ बानी जी लिखते हैं मैं कोमापली हैदराबाद से कहानी सुनता हूं और उमरेश हॉलीवुड हैं लिखते हैं आपने इस स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से समझाया, इसमें ऐसे लोगों को बढ़िया मैसेज भी दिया गया है कि पति कई बार दिन रात मेहनत करना पड़ता है लेकिन बच्चों और परिवार को चलाने के लिए सिर्फ शारीरिक संबंध या फिर वासना काम नहीं देती, परिवार के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो उत्कर्ष हॉलीवुड जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एमडी कासिम में लिखते हैं ये आर्ट का टाइमिंग बिल्कुल आपका अच्छा है और इसी पर काम करते रहिए, जी शुक्रिया आपसे, आर्ट का टाइम ही रहेगा। एमडी कासिम में लिखते हैं आज का अंदाज़ बात करने का आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है। मोहम्मद रियाज जी लिखते हैं नए से स्टोरी, फिरोज़ बानी जी का कमेंट्स है और ये लिखते हैं मैं बहुत दिनों से आपकी वीडियो पर कमेंट्स नहीं किया था, शुक्रिया मेरे भाई। खेमराज भट्टी जी कमेंट्स करते हैं, ए के खान जी कमेंट्स करते हैं, मेहताब अहमद जी कमेंट्स करते हैं, साहिल जी, एमडी कासिम जी, कुंदनपाल जी। मोहम्मद मुरसलीन लिखते हैं हकीकत यह है कि लेडीज़ समझती नहीं है कि ज़िम्मेदारी निभाने वाले की थकान होगी या फिर उसको ज़िम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल होता है। नसीर अहमद जी का कमेंट है, शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है अवोन धुकर के आइडिया लिखते हैं एक्चुअल वीडियो स्टार्ट 3.20 यानी 3 मिनट 20 सेकंड, इसलिए हम बिना देखे ही वीडियो को चला लेते हैं, आप वीडियो को लंबा करने के चक्कर में अपने व्यूज़ को गंवा रहे हैं। तो मेरे भाई कल क्या हुआ कि कल आप लोगों से बात करना थी, शुरुआत में आपको बताना था कि वीडियो का समय, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। नसीर अहमद हैं, प्यारा सा कमेंट्स करते हैं और ये लिखते हैं शाबिज भाई आपने टाइम चेंज किया, इंशाअल्लाह अब व्यूज़ आपके अच्छे आएंगे। एक टाइम माशाअल्लाह जैसे ही नोटिफिकेशन आया हम देख लेते हैं, कहीं बाहर भी गए तो वापस आकर सोने से पहले देख लेते हैं। अंसारी सुहेल जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। नसीमुद्दीन ये प्यारा सा कमेंट करते हैं, लिखते हैं शहनाज बहुत ही बेवफा निकली और शहनाज को अपने शौहर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़िला हमीरपुर से कहानी सुनते हैं, फिरोज़ बानी जी, सचिन चौधरी जी भी कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी और रात 8 बजे आप लोग कहानी का लुत्फ़ ले रहे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद।
जय भारत।